वेलकम टू बीपीएससी मेकर। दोस्तों आज है 29 अक्टूबर 2021 और 29 अक्टूबर 2021 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे वो सभी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन जो पिछले वीडियो मैंने आपसे प्रश्न पूछा था सबसे पहले उसे देख लेते हैं। तो पिछले वीडियो का हमारा प्रश्न है कि हाल ही में पंचम कप फेडरेशन चैंपियनशिप में बिहार पुरुष टीम ने किस टीम को 18-16 से हराकर फेडरेशन कप पर कब्जा किया है। कंप्लीट जानकारी यहां से मैंने आपको दिया था और इस प्रश्न का आपको राइट आंसर बताया था ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आंध्र प्रदेश इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। सभी लोगों ने यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर किया है। अब यहाँ पर हम चलते हैं सीधे पहले प्रश्न पे। एक एक करके मैं आपको सारे प्रश्न बताऊंगा और जो इनसे संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट्स होंगे वो भी आपको बताऊंगा। आपको इस पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है और जो वीडियो के अंत में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। और यहाँ पर आपको एक बात यह भी बता दूं कि जनवरी से लेकर के अब तक के जितने भी वीडियो इस सीरीज के अपलोड हुए हैं चैनल पर सभी को मैंने प्लेलिस्ट में अरेंज किया। अगर आप यहाँ पे पहली बार चैनल पर विजिट किया तो जाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं। ये आपके बिहार में आयोजित होने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षा में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। और एक चीज़ यहाँ पर यह भी ध्यान रखेगा, सभी मंथ के करंट अफेयर्स का पीडीएफ का लिंक यानी कि जनवरी से लेकर के सितंबर तक का ये सारा का सारा यहाँ पे अपडेट है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप वहाँ से जाकर के इसका पीडीएफ फाइल को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज का यहाँ पे हमारा पहला प्रश्न है कि बिहार में कब से सिंगल यूज प्लास्टिक और थर्माकोल पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की गई है। हालांकि ऐसी घोषणा पहले भी कई दफा हो चुकी है लेकिन यहाँ पर यह थोड़ा सा अलग है। और इस प्रश्न की अगर हम राइट आंसर की बात करें तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 15 दिसंबर 2021 इसका डेडलाइन है। और आपको ध्यान रखना ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब आपको इस प्रश्न के बारे में थोड़ी सी जो विस्तार जानकारी है वो हम लोग देख लेते हैं। तो हाल ही में बिहार सरकार ने 14 दिसंबर की मध्य रात्रि अर्थात 15 दिसंबर से सिंगल यूज प्लास्टिक और थर्माकोल आदि जो कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले उत्पाद होते हैं तो इन सभी उत्पाद को बंद करने की घोषणा की है। अब यहाँ पर हमारा अगला पॉइंट है, हालांकि इसकी घोषणा पहले ही की जा चुकी थी लेकिन अब सरकार द्वारा इसके विकल्प तलाशने एवं इस पर कार्य करने के लिए निर्देश भी दिया गया है। सरकार इसको लेकर बहुत ज़्यादा सख्त है और इस पर मतलब शिकंजा कसने के लिए ये भी हाल ही में घोषणा किया है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें इसमें सजा का प्रावधान क्या है तो इस वाले पॉइंट में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अब राज्य में यानी कि बिहार में सिंगल यूज प्लास्टिक का निर्माण एवं उपयोग करने पर पकड़े जाने पर 15 दिसंबर से यानी कि 15 दिसंबर 2021 से 1 लाख रुपये तक का जुर्माना या फिर 5 साल की सजा या फिर दोनों तरह के दंड का प्रावधान है। आपको ध्यान रखना, बहुत सख्त कदम उठाई है सरकार और सरकार इसको लेकर के बहुत ज़्यादा सख्त होने वाली है। ये तमाम चीज़ें यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें बिहार राज्य के जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण मंत्री की तो दीपक कुमार सिंह वर्तमान में बिहार राज्य जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण मंत्री हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर हम लोग कुछ पॉइंट और है उसे देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक बस चलाने वाला बिहार देश का यानी कि भारत का तीसरा राज्य है। ये आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इलेक्ट्रिक बस सेवा देने वाला बिहार भारत का तीसरा राज्य है। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको बता दूं कि हाल ही में किसानों की समस्या को दूर करने के लिए राज्य सरकार द्वारा बिहान नामक एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लाया गया है। इसका नाम है बिहान, ये आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। ये जानकारी मैंने आपको पहले भी दिया है। अब यहाँ पर हमारा दूसरा प्रश्न है कि 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में बिहार के किस अभिनेता को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड प्रदान किया गया। यह भी करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मनोज बाजपेयी को अभी हाल ही में ये 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पे कई सारे पॉइंट बनते हैं जिसे कि आपको याद रखना है, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो सभी चीज़ों को यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। तो आपको बता दूं कि हाल ही में गोवा में आयोजित 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू द्वारा बिहार के मनोज बाजपेयी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड प्रदान किया गया। अब यहां से आपको ये 2 पॉइंट याद रखना कि 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह का उद्घाटन कहां पे हुआ, ये कहां पर आयोजित हुआ। आपको ध्यान रखना ये गोवा में आयोजित हुआ है और यहीं पे अभिनेता मनोज बाजपेयी को उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू द्वारा ये सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड प्रदान किया गया। और आपको ध्यान रखना कि उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू भारत के 13वें उपराष्ट्रपति है। ये भी जानकारी यहाँ से आपको याद रखना है। और साथ ही साथ यहाँ पे अगर हम बात करें मनोज बाजपेयी की तो मनोज बाजपेयी पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज के निवासी हैं, यानी कि इनका संबंध बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले से है। अब यहाँ पर इसी में हमारा अगला पॉइंट लिखा गया, यह अवार्ड उन्हें अपनी फिल्म भोसले के लिए प्रदान किया गया है। ये भी पॉइंट आपको यहाँ से याद रखना है। ये जो अवार्ड अभी हाल ही में दिया गया उनकी फिल्म भोसले के लिए ही दिया गया है और मनोज बाजपेयी का यह तीसरा राष्ट्रीय पुरस्कार था। इससे पहले वर्ष 2000 में उनकी फिल्म सत्या के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड प्रदान किया गया था तथा दूसरी बार फिल्म पिंजर के लिए उन्हें स्पेशल जूरी अवार्ड मिला था। यानी कुल मिलाकर अब तक 3 बार इन्हें मतलब राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है।
इन सब के अतिरिक्त अगर हम यहाँ पे बात करें अन्य तथ्य की, तो जून 2021 में बिहार आर्ट थिएटर की ओर से मनोज बाजपेयी को सम्मानित किया गया था। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना आपको। और हाल ही में मनोज बाजपेयी के पिता राधाकांत बाजपेयी का निधन हुआ, ये चर्चे में था। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में बेस्ट फिल्म का अवार्ड छिछोरे को प्रदान किया गया, जिसमें अभिनेता थे सुशांत सिंह राजपूत। और दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत बिहार के पूर्णिया जिले के निवासी थे। और यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है पश्चिमी चंपारण में ही बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को आप अपनी कॉपी में जरूर नोट करें, ये आपके आगामी किसी भी एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। देखिए, जरूरी नहीं कि जो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ वही हूबहू आपसे एग्जाम में पूछ ले जाए। यहाँ पर आपको ध्यान रखना, विस्तृत जानकारी जो मैं आपको दे रहा हूँ सभी चीज़ों को आप लोग अच्छी तरह से पढ़ें और उसे अपनी कॉपी में जरूर नोट करें। इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ये देखिए, कभी भी मेहनत बेकार नहीं जाती, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आपको इसका जरूर फायदा मिलेगा। तो मेहनत करना मत छोड़िए, मेहनत में लगे रहिए। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तब तक आपको सफलता मिलेगी भी नहीं। अगर आप ये सोच रहे हैं कुछ चुनिंदा टॉपिक्स को पढ़कर बीपीएससी जैसे एग्जाम को क्रैक किया जा सकता है, तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको विस्तृत चीजें पढ़नी पड़ेगी, तभी जाकर आप एग्जाम में सफलता प्राप्त कर पाएंगे, अन्यथा यहाँ पर सफलता पाना बहुत मुश्किल है। चलिए, अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न होगा तीसरा प्रश्न। यह प्रश्न हाल ही में बिहार के कितने जिलों में दिवाली में पटाखे पर बैन लगा है? ये बैन अभी हाल ही में लगाया गया और ये किसके द्वारा लगाया गया, ये कंप्लीट चीजें हम लोग यहाँ पर जानेंगे। लेकिन इससे पहले आपको बता दूं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 4 जिलों में भी हाल ही में ये बैन लगाया गया है दिवाली में जो पटाखा से प्रदूषण होता है उसको ध्यान रखते हुए। अब यहाँ पे हम लोग सभी चीज़ों को एकदम से देख लेते हैं। तो हाल ही में बिहार के 4 जिलों में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिवाली पर पटाखे पर बैन लगा दिया गया है। ये जिले कौन कौन से हैं? तो पटना, मुजफ्फरपुर, वैशाली तथा गया। आपको यहाँ पर ध्यान रखना, इन चारों जिलों में यानी कि पटना, मुजफ्फरपुर, वैशाली और गया में अभी हाल ही में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा ये मतलब कि पटाखों पर बैन लगाया गया है। आपको यहाँ से ये वाला पॉइंट याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है कि किसके द्वारा लगाया गया है, तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा। अब यहाँ पर हमारा अगला पॉइंट है कि प्रदूषण नियंत्रण के उद्देश्य बिहार के इन 4 जिलों पर पटाखे पर बैन लगाया गया और इसके अतिरिक्त जिलों में ग्रीन पटाखे छोड़ने की अनुमति दी गई है। अब यहाँ पर आपके मन में ये सवाल उठ रहा है कि आखिर ग्रीन पटाखे क्या होते हैं? तो आपको बता दूं, ग्रीन पटाखे वे होते हैं जिन्हें छोड़ने पर उससे हानिकारक गैस काफ़ी कम मात्रा में निकलती है। तो ये भी जानकारी यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। हमारा पहला पॉइंट है कि हाल ही में पटना से उड़ीसा के झारसुगुड़ा के लिए हवाई सेवा शुरू कर दी गई है। हवाई सेवा शुरू हुई है और साथ ही साथ हाल ही में बिहार सरकार द्वारा पटना से गाजीपुर तक ग्रीन हाईवे बनाने की घोषणा की गई है। और हाल ही में वैशाली जिले में सीआरपीएफ के रैपिड एक्शन फोर्स बटालियन की स्थापना किए जाने की घोषणा की गई है। और साथ ही साथ बिहार के मुजफ्फरपुर में बिहार का पहला मेगा फूड पार्क का निर्माण हो रहा है और नवीनतम आंकड़े के अनुसार गया बाल श्रम में प्रथम स्थान पर है। तो ये सारी संबंधित जानकारी यहाँ से आपको ध्यान रखना है। बाल श्रम की अगर बात किया जाए तो बिहार में जो गया जिला, यहाँ पर अगर हम बाल श्रम की रैंकिंग की बात करें तो इस मामले में बाल श्रम में गया जिला जो बिहार का ये प्रथम स्थान पर है। और आपको मैंने कई बार बताया कि बिहार का जो पहला मेगा फूड पार्क का निर्माण हो रहा है ये मुजफ्फरपुर में हो रहा है। तमाम जानकारी यहाँ से आप लोग याद रखिए। अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न होगा चौथा प्रश्न। यह प्रश्न हाल ही में कहाँ भारत और ब्रिटेन की सेना के तीनों अंगों का विशाल युद्धाभ्यास आरंभ हुआ है? इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अरब सागर में भी हाल ही में दोनों देशों के तीनों अंगों यानी तीनों सेनाओं के बीच युद्धाभ्यास का आरंभ हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर आपको बता दूं कि हाल ही में भारत और ब्रिटेन की सेना के तीनों अंगों का विशाल युद्धाभ्यास अरब सागर में आरंभ हुआ यानी कि शुरू हुआ है। और 21 अक्टूबर से कोंकण शक्ति के नाम से शुरू एक सप्ताह के युद्धाभ्यास में ब्रिटेन के सबसे बड़े युद्धपोत HMH क्वीन एलिजाबेथ के नेतृत्व में ब्रिटिश कैरियर स्ट्राइक ग्रुप और दोनों देशों की नौसेनाओं के कई अग्रिम मोर्चे संभालने वाले पोत हिस्सा ले रहे हैं। अब यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है कि अमेरिका और रूस के बाद ब्रिटेन की नौसेना सबसे बड़ी है जो कि भारत के साथ त्रिसेवा युद्धाभ्यास कर रही है, यानी कि तीनों अंगों का मतलब युद्धाभ्यास हो रहा है। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना। अगर हम बात करें ब्रिटेन के तो ये तीसरे स्थान पर है अमेरिका और रूस के बाद। और साथ ही साथ यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है यह युद्धाभ्यास रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में मजबूत होते द्विपक्षीय संबंधों की ओर एक और कदम है और इससे हिंद प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक सहयोग को और बढ़ावा मिलेगा। ये आपको यहाँ से याद रखना है। अब यहाँ पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं ब्रिटेन की। तो ब्रिटेन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स है जो कि हाल ही के दिनों में घटित हुआ है। तमाम चीज़ों को यहाँ पर हम लोग देखते हैं। तो हमारा पहला पॉइंट है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन है और हाल ही में बिहार की GI टैग प्राप्त जर्दालू आम को ब्रिटेन निर्यात किया गया है। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। ब्रिटेन निर्यात किया गया था जर्दालू आम को और मैंने इसकी जानकारी आपको दिया था। और साथ ही साथ यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है कि ब्रिटेन दुनिया का पहला देश है जिसने हर घर में चार्जिंग स्टेशन लगाया है। और हाल ही में ब्रिटेन ने भारत को अपने ट्रेवल रोड लिस्ट में शामिल किया है। और साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि 22वें राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन ब्रिटेन के बर्मिंघम में किया जाएगा। तो तमाम जानकारी यहाँ से आपको याद रखना। ये सारे फैक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे करंट अफेयर्स की श्रेणी में है। इस चैनल पर आप करंट अफेयर्स देखते हैं और ये पूरी की पूरी जिम्मेवारी हमारी है कि आपको करंट अफेयर्स की तैयारी बेहतर तरीके से कराना है ताकि आप आगामी एग्जाम में बेहतर स्कोर कर पाएं। और ये आपसे मेरा वादा है,
अगर आप यहाँ पर रेगुलर करंट अफेयर्स को फॉलो करते हैं तो आपको निसंदेह बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है। और यहाँ पर आपको ये भी बता दूं कि जो लोग अभी तक बीपीएससी मेकर ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस वीडियो का पीडीएफ फाइल प्राप्त करने के लिए बीपीएससी मेकर ऐप को डाउनलोड करें और वहाँ से ये सारे जो हमारे स्टडी मटेरियल ऑनलाइन टेस्ट वगैरह हैं वहाँ से आप सारी चीज़ों को एक्सेस कर पाएंगे। तो जल्दी जाइए और ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। अब यहाँ पर हम आते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला 5वां प्रश्न है कि हाल ही में किस ऐप पर भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाने वाले कार्यकर्ताओं की प्रेरक कहानियां उपलब्ध होगी। ये घोषणा अभी हाल ही में किया गया। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नमो ऐप पर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाने और उसे आम जन के बीच लोकप्रिय बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले कार्यकर्ताओं के जीवन से जुड़ी प्रेरक कहानियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आधिकारिक नमो ऐप पर उपलब्ध होगी। यानी कि कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि भारतीय जनता पार्टी की जो मतलब कार्यकर्ता हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और साथ ही साथ आम लोगों में भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रियता को बढ़ाने के लिए जो कार्य करते हैं, तो उनकी मतलब की कहानियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो आधिकारिक ऐप है नमो ऐप, वहाँ पर मतलब ये कहानियों को ऐड किया जाएगा जो कि लोग वहां से पढ़ सकते हैं और वहां से बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। तो ये आपको यहां से ध्यान रखना है। इस ऐप का नाम है नमो ऐप, वहीं पर ये कहानियां उपलब्ध होगी। और यहां पे हमारा अगला पॉइंट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर यह जानकारी दी और कहा कि इसके लिए इस ऐप पर यानी कि नमो ऐप पर कमल पुष्प नाम से एक खंड बनाया गया है, यानी कि एक सेक्शन बनाया गया है। और यह खंड जनसंघ से लेकर के वर्तमान तक पार्टी की विचारधारा को लोकप्रिय बनाने वाले कार्यकर्ताओं की प्रेरक कहानियों के बारे में जानने और उसे साझा करने का मौका देता है। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अगर हम बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को हुआ था और वे स्वतंत्र भारत में जन्मे पहले प्रधानमंत्री। ये वाला पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें स्वतंत्र भारत में जन्मे भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन है, तो ये है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2019 में संयुक्त अरब अमीरात के ऑर्डर ऑफ जायद पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और इसके अतिरिक्त नरेंद्र मोदी को 2018 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। तमाम चीज़ें यहाँ से आपको याद रखना है। ये सारे फैक्ट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न होगा 6वां प्रश्न, हाल ही में कनाडा के रक्षा मंत्री किसे बनाया गया है। ये भी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप समझिए इस वीडियो का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अनीता आनंद इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर इस प्रश्न के बारे में आपको कंप्लीट जानकारी दे दूं कि हाल ही में भारतीय मूल की कनाडाई नेता अनीता आनंद को कनाडा के नए रक्षा मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। आप जो यहाँ पर इस इमेज में देख रहे यही है अनीता आनंद। अब आपको यहाँ पर बता दूं कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो द्वारा मंत्रिमंडल में फेरबदल किया गया, जिसमें कि अनीता आनंद को रक्षा मंत्री का पदभार दिया गया है। और अनीता आनंद भारतीय मूल के रक्षा मंत्री हरजीत सज्जन का स्थान लेंगे। यानी कि इससे पहले अगर बात करें कनाडा के रक्षा मंत्री, तो इससे पहले भी कनाडा के रक्षा मंत्री थे, भारतीय ही थे और उनका नाम था हरजीत सज्जन, और उन्हीं का ये मतलब स्थान लेगी अनीता आनंद। अब यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है कनाडा की राजधानी है कैनबरा। एक्चुअली में यहाँ पर कैनबरा नहीं बल्कि यहाँ पर होना चाहिए ओटावा, क्योंकि हम बात करें अगर कनाडा की तो कनाडा की राजधानी ओटावा, जबकि हम बात करें अगर कैनबरा की तो कैनबरा ये ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अगर हम बात करें कनाडा की करेंसी की तो कनाडा की करेंसी है कैनेडियन डॉलर, ये आपको ध्यान रखना है। और साथ ही साथ एक पॉइंट और बता दूँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हाल ही में कनाडा में दुनिया के सबसे पुरानी पानी की खोज की गई है और वैज्ञानिकों के अनुसार ये पानी 160 करोड़ साल पुराना है। आपको ये ध्यान रखना पृथ्वी पर मौजूद जितने भी जल हैं ये सबसे ज़्यादा यहाँ पर आपको ध्यान रखना सबसे ज़्यादा पुराना जल है, ये वैज्ञानिकों ने दावा किया है। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना और हाल ही में ये बहुत ज़्यादा चर्चे में था। अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर आपको कुछ जानकारी दे दूँ। जो लोग घर बैठे बीपीएससी और सीडीपीओ जैसे एग्जाम की तैयारी में लगे हैं, तो हमारे बीपीएससी मेकर ऐप को डाउनलोड करके वहाँ पर आप मेंबरशिप लेने के बाद ये तमाम जो हमारे स्टडी मटेरियल और ऑनलाइन टेस्ट है तो उसका आप लोग भरपूर लाभ उठा सकते हैं। ये सारे मटेरियल आपको वहाँ पर मिलेगा ऐप पर। तो जल्दी से जाइए बीपीएससी मेकर ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके मेंबरशिप लेने के बाद ये तमाम चीज़ों को वहाँ से आप एक्सेस कर पाएंगे। और जो लोग करंट अफेयर्स का मेंबरशिप लेना चाहते हैं, जो हमारे चैनल पर करंट अफेयर्स के जो वीडियो आते हैं उसका जो मेंबरशिप का जो प्लान है वो अलग से सेपरेट है। आप लेना चाहते हैं तो बहुत कम कीमत में वो आपके लिए उपलब्ध है। आप जाकर के बीपीएससी मेकर ऐप पर उसका प्लान को एक्टिवेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है 7वां प्रश्न। यह प्रश्न हाल ही में किस देश ने भारतीय शैक्षणिक संस्थानों और उद्योगों के साथ साझेदारी बढ़ाने की घोषणा की है। ये घोषणा भी हाल ही में इजराइल के द्वारा किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब आपको यहाँ पर इस प्रश्न पर बता दूं कि हाल ही में इजराइल ने यह घोषणा की है कि वह भारतीय शैक्षणिक संस्थानों और उद्योगों के साथ साझेदारी बढ़ाएगा। और आपको यहाँ पर एक पॉइंट और भी याद रखना है कि सरकारी आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में इजराइल में लगभग 1000 भारतीय छात्र पढ़ रहे हैं। और ये सारी बातें हैं जिनके आधार पर ही मतलब घोषणा किया गया इजराइल के द्वारा। और यहाँ पर भारतीय शैक्षणिक संस्थानों और उद्योगों के साथ साझेदारी बढ़ाने की बात कही गई है इजराइल के द्वारा। अब अगर हम इजराइल की बात करें तो इजराइल की राजधानी है यरूशलेम। और यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखें, हाल ही में यरूशलेम अल अक्सा मस्जिद के कारण काफ़ी ज़्यादा चर्चे में था। ये पॉइंट मैंने आपको पहले भी बताया था।
और अगर हम बात करें इजराइल के प्रधानमंत्री की, तो इजराइल के वर्तमान प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट और राष्ट्रपति है इसाक हजोंग। और यहाँ पे एक पॉइंट और है जो कि मैंने कुछ दिन पहले आपको बताया था, हाल ही में कोविड-19 के डेल्टा वेरिएंट जो कि AY4.2 का पहला मामला इजराइल में दर्ज किया गया है। और साथ ही साथ 2021 यानी कि जून 2021 में एयरबोर्न एंटी ड्रोन लेजर का सफलतापूर्वक परीक्षण करने वाला पहला देश यानी कि विश्व का पहला देश इजराइल बना था। आपको यहाँ पर ध्यान रखना, जून 2021 में ये एयरबोर्न एंटी ड्रोन लेजर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। और एक पॉइंट और है कि हाल ही में भारत और इजराइल ने कृषि सहयोग को बढ़ाने के लिए 3 वर्षीय कार्य योजना पर हस्ताक्षर किया है या फिर समझौता पर हस्ताक्षर किया है। तो ये जानकारी यहाँ से आपको याद रखना है। अब यहाँ पे हमारा अगला 8वां प्रश्न है कि रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में MK-54 टॉर्पीडो खरीदने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि अमेरिका इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तार से बता दूं कि भारत के रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में भारतीय नौसेना को मजबूत बनाने के लिए पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान P-8I के लिए MK-54 और चाफ ऑफ फ्लेयर्स जैसे एक्सपेंडेबल खरीदने के लिए अमेरिका के साथ समझौता किया है और इसे खरीदने में 423 करोड़ रुपये की लागत आएगी। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है कि युद्धक विमान जो पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान है P-8I, इसी के लिए MK-54 और चाफ ऑफ फ्लेयर्स जैसे एक्सपेंडेबल खरीदने के लिए समझौता किया गया अमेरिका के साथ। और इस समझौता की जो लागत है, मतलब मौजूदा जो लागत है, ये है 423 करोड़ रुपये। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। इससे क्या होगा कि नौसेना की ताकत जो है वो अधिक होगी, मजबूत होगी। ये आपको ध्यान रखना, यही सरकार का उद्देश्य है और इसी के उद्देश्य को ध्यान रखते हुए ये समझौता किया गया है। अब यहाँ पे अगर हम अन्य तथ्य की बात करें तो अमेरिका के बोइंग कंपनी से ही भारत ने चिनूक हेलीकॉप्टर खरीदा है। अब यहाँ पर इस तरह के प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रश्न का प्रकार इस प्रकार से होगा, जैसे अगर मैं बात करूँ चिनूक हेलीकॉप्टर की, तो आपसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि चिनूक हेलीकॉप्टर का संबंध किस देश से या फिर इसके निर्माता कंपनी कौन है। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना, इसका संबंध है अमेरिका से और इसके निर्माता कंपनी का नाम है बोइंग। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अगर वहीं पर हम बात करें अगर रफाल की, तो रफाल का जो मतलब निर्माता कंपनी है दसाल्ट एविएशन है। और इसके अतिरिक्त हमारा यहाँ पे अगला पॉइंट है कि हाल ही में अमेरिका ने अपने देश में यानी कि अमेरिका में बिहार के मिथिला क्षेत्र के मखाने को बेचने की अनुमति दी है। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना। और ये मिथिला क्षेत्र की जो मखाना है ये पूरे विश्व में पहुँच रही है। अभी वर्तमान समय ये और भी निर्यात होना है, तो ऐसे में बिहार की पहचान और भी विश्व लेवल पर और भी बढ़ेगी। तो बिहार के उत्पाद को विभिन्न देशों में निर्यात किया जा रहा है। बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताया था कि आम, लीची वगैरह और साथ साथ सब्जियों का भी उत्पादन विदेश में सप्लाई किया जा रहा है। ये तमाम चीज़ें यहाँ से मतलब बिहार के लिए कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स की, तो आपको यहाँ से याद रखना होगा कि ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स में अमेरिका शीर्ष स्थान पर है। और एक पॉइंट यहाँ पर और भी है कि भारत की GI टैग प्रमाणित मदुरै चमेली का पहली बार निर्यात अमेरिका को किया गया था। और यहाँ पर एक पॉइंट और है कि जुलाई 2021 में अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा के ICESat-2 उपग्रह ने अंटार्कटिका मेल्ट वाटर झीलों की खोज की थी। तो ये भी जानकारी यहाँ से आप याद रखिए। अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न होगा 9वां प्रश्न। ये प्रश्न हाल ही में भारत की पहली राज्य वन्यजीव DNA परीक्षण विश्लेषण प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि नागपुर में किया गया। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर नागपुर के बारे में जो जानकारी है या फिर इस प्रश्न से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो भारत की पहले राज्य वन्यजीव DNA परीक्षण विश्लेषण प्रयोगशाला का उद्घाटन नागपुर में किया गया है। और आपको ये ध्यान रखना, नागपुर जो ये वर्तमान में मतलब कि महाराष्ट्र के अंतर्गत आता है। तो महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं ये है उद्धव ठाकरे और इन्होंने नागपुर महाराष्ट्र के क्षेत्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में भारत की पहली राज्य सरकार के स्वामित्व वाली वन्यजीव DNA परीक्षण विश्लेषण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है। आपको यहाँ पर ध्यान रखना, ये पूरी तरह से इसमें मतलब जो योगदान है या फिर इसका जो मतलब कि अधिकार है ये राज्य सरकार पर ही केंद्रित है, यानी कि राज्य सरकार के स्वामित्व वाली ये परीक्षण विश्लेषण प्रयोगशाला है। और वहीं पर अगर हम बात करें वर्तमान में देहरादून और हैदराबाद में 2 वन्यजीव DNA परीक्षण प्रयोगशालाएं हैं, लेकिन वे पूरी तरह से केंद्र सरकार के स्वामित्व में है। यानी कि आपको यहाँ से ध्यान रखना, भारत में कुल मिलाकर अब 3 मतलब कि ये प्रयोगशाला है जिसमें कि 2 केंद्र सरकार के स्वामित्व वाली है, जबकि तीसरी जो भी हाल ही में नागपुर में इसका उद्घाटन हुआ है ये महाराष्ट्र सरकार के अधीन है। अब यहाँ पे अगर बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई और यहाँ के जो राज्यपाल ये है भगत सिंह कोश्यारी। और हाल ही में महाराष्ट्र के नागपुर में सड़क और परिवहन मंत्री नितिन जयराम गडकरी द्वारा भारत का पहला LNG टर्मिनल स्थापित किया गया था। ये जानकारी याद रखिए। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको ये बता दूं कि नागपुर रेलवे स्टेशन में भारत की पहली ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन स्थापित की गई थी। और नागपुर संतरों के लिए प्रसिद्ध है। जिस प्रकार से हाजीपुर का केला और मुजफ्फरपुर की लीची प्रसिद्ध है, उसी प्रकार से आपको यहाँ पर ध्यान रखना है नागपुर संतरों के लिए प्रसिद्ध है। तो तमाम चीज़ें यहाँ से आपको याद रखनी चाहिए। और एक बात ये ध्यान रखिए, अगर आपको वीडियो से सचमुच का हेल्प मिले तो मुझे कमेंट करके आप लोग जरूर अप्रिशिएट कीजिए। इस चैनल को आप लोग सपोर्ट कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए किस प्रकार से मैं आप लोगों के लिए मेहनत करता हूँ। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाइए। इससे आपका सपोर्ट दिखता है और मुझे भी बेहतर तरीके से चीज़ें आप लोगों को प्रेजेंट करने में अच्छा लगता है। तो प्लीज़ आप लोग अपना सपोर्ट जरूर दिखाइए।
चलिए अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न होगा 10वां प्रश्न। ये प्रश्न हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट बल्ले का अनावरण किसने किया है। ये थोड़ा सा यूनिक प्रश्न है लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर ये है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा अभी हाल ही में ये सबसे बड़ी यानी कि दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट बल्ले का अनावरण किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर आपको बता दूं कि भारत के पूर्व कप्तान और वर्तमान में हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्छ मोहम्मद अजहरुद्दीन ने दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट बल्ले का अनावरण किया है। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अगर हम इस क्रिकेट बल्ले की बात करें तो यह बल्ला 56.10 फीट का है, यानी कि इसकी जो मतलब लंबाई है ये 56.10 फीट है और इसका जो वजन है ये 9 टन है और ये चिनार की लकड़ी से बना हुआ है, यानी कि चिनार एक प्रकार का वृक्ष होता है और इसी वृक्ष की लकड़ी से ही इसका निर्माण किया गया है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें हैदराबाद की, तो हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है और भारत का पहला डॉग पार्क हैदराबाद में ही स्थापित किया गया। ये जानकारी मैंने आपको दिया था। अब यहाँ पर एक पॉइंट और है जो कि मैंने आपको कल ही बताया था। ये पॉइंट है कि हाल ही में हैदराबाद की पुलिस ने साथ साथ अब और भी पास पहल की शुरुआत की है। तो तमाम चीज़ें यहाँ से आप याद रखिए, इस पहल का नाम है साथ साथ अब और भी पास। जो कार्यक्रम है इसकी जो शुरुआत की गई, इसकी जो पहल की शुरुआत की गई है, ये हैदराबाद पुलिस के द्वारा किया गया है। अब बढ़ते यहाँ पर हम अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न होगा 11वां प्रश्न। ये प्रश्न हाल ही में किस शहर ने सर्वाधिक टिकाऊ परिवहन प्रणाली वाले शहर का पुरस्कार जीता है। किस शहर ने इस पुरस्कार को जीता है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कोची इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि हाल ही में केरल के कोची को आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा स्थापित सबसे टिकाऊ परिवहन प्रणाली वाला शहर पुरस्कार मिला। आपको ध्यान रखना कोची शहर को मिला जो कि केरल से संबंधित है, केरल में आता है। और आपको ये भी ध्यान रखना यह पुरस्कार 29 अक्टूबर 2021 को दिल्ली में दिया जाएगा, यानी कि आज ही यह पुरस्कार दिल्ली में दिया जाएगा या फिर दे दिया गया है। ये यहाँ से आप याद रखिए। अब यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है कि इसे कोची शहर में परिवहन सुविधाओं को बढ़ाने के लिए कोची मेट्रो, वाटर मेट्रो और ई मोबिलिटी जैसी कार्यान्वयन परियोजनाओं की मान्यता में सम्मानित किया जाएगा या फिर किया जा चुका है। ये आप यहाँ पर ध्यान रखिए। अब यहाँ पे अगर हम बात करें केरल की, तो केरल की जो राजधानी है ये तिरुअनंतपुरम है और हाल ही में केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने बच्चों के बीच कोविड-19 होम्योपैथिक दवा का वितरण शुभारंभ किया है। ये ध्यान रखना, कोविड-19 होम्योपैथिक दवा का वितरण अभी हाल ही में केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन के द्वारा शुरू किया गया है और आपको ये ध्यान रखना बच्चों के लिए इस दवा का मतलब कि वितरण किया जा रहा है। और यहाँ पे हम बात करें केरल के राज्यपाल की, तो केरल के वर्तमान राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान और केरल के अलापुझा में पहला मजदूर संग्रहालय स्थापित किया गया। यहाँ से प्रश्न आपका बन सकता है कि भारत का पहला मजदूर संग्रहालय कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो केरल के अलापुझा में। अब चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति शवकत मिर्जियोयेव को दूसरे कार्यकाल के लिए चुना गया है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उज्बेकिस्तान इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तार से बता दूं कि हाल ही में उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शवकत मिर्जियोयेव को फिर से दूसरे कार्यकाल के लिए चुना गया है और यहाँ जो आप इस इमेज में देख रहे हैं यही है उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शवकत मिर्जियोयेव। अब यहाँ पर इनके बारे में लिखा गया है कि शवकत मिर्जियोयेव पहले उज्बेकिस्तान के प्रधानमंत्री थे जो कि अभी हाल ही में भारत नहीं बल्कि उज्बेकिस्तान के दूसरी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। और यहाँ पर अगर हम बात करें उज्बेकिस्तान की, तो उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद और उसके अलावा यहाँ पर एक और पॉइंट है उज्बेकिस्तान की जो करेंसी है ये उज्बेकिस्तानी शोम। और हाल ही में भारत और उज्बेकिस्तान के बीच सैन्य चिकित्सा और सैन्य शिक्षा से संबंधित समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है और मार्च 2021 में भारत और उज्बेकिस्तान के बीच दूसरा साझा युद्धाभ्यास डस्टलिक उत्तराखंड के चौबटिया में शुरू किया गया था। ये तमाम जानकारी यहाँ से आप याद रखिए, सभी को नोट कीजिए। अगर आप नोट नहीं कर सकते तो बीपीएससी मेकर ऐप से वहाँ से इसका पीडीएफ फाइल को भी आप प्राप्त कर पाएंगे। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। आज के इस वीडियो का हमारा प्रश्न का हाल ही में जारी की गई सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट के अनुसार बिहार की बेरोजगारी दर कितनी है। कंप्लीट जानकारी यहाँ से मैंने आपको इस प्रश्न से रिलेटेड दिया था। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। और जो भी चीज़ें आप लिखेंगे कमेंट बॉक्स में आपको ध्यान रखना है, कोशिश करना है आपको विस्तारपूर्वक यहाँ पर चीज़ों को लिखना है, क्योंकि कहा जाता है कि जब भी किसी चीज़ को आप विस्तारपूर्वक लिखते हैं तो वो आपको लंबे समय तक के लिए याद होता है, क्योंकि लिखते समय आप बहुत सारी चीज़ों को सोचते हैं और यह दिमाग पर आपका असर पड़ता है। इससे आपको चीज़ों को बहुत ज़्यादा देर तक यानी कि बहुत लंबे समय तक याद रखने में मदद मिलती है। तो जब भी आप लिखिए विस्तारपूर्वक अवश्य लिखा कीजिए। चलिए तो इस चीज़ का यहाँ पर आपको ध्यान रखना। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।